हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन की, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी किसी प्रकाश संवेदी प्लेट पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं तो इससे जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकाश धारा पर अलग अलग कारकों के इफेक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रकाश की तीव्रता और साथ ही संग्राहित प्लेट के विभव के प्रभाव को हम पढ़ चुके हैं। आज उसी को थोड़ा हम कैरी ऑन करेंगे। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जब संग्राहित प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उस स्थिति में ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं ये इससे प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे प्रकाश धारा का मान धीरे धीरे घटता है और अंततः धारा क्या हो जाती है, जीरो। यानी कि ऋणात्मक विभव, संग्राहित प्लेट पर ऋणात्मक विभव का ऐसा मान जहां प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है उसे हमने निरोधी विभव कहा था। ठीक है, तो आज हम उसी को थोड़ा और कैरी ऑन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था निरोधी विभव के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, निरोधी विभव जिसे अपन ने V0 से रिप्रेजेंट किया था। -V0 अपन लिखते हैं मोस्टली इसको, क्योंकि ये ऋणात्मक विभव होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर मुझे प्रकाश धारा शून्य करनी है तो किस स्थिति में प्रकाश धारा शून्य होगी, जब एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन संग्राहित प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैंने बताया था जाते समय कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। प्रकाश धारा तो केवल तब जीरो होगी जब सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी संग्राहित प्लेट तक नहीं पहुंच सके। मतलब हमें किसको रोकना है, हमें रोकना है सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को। तो हमें उस सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितना कार्य करने की आवश्यकता होगी उसके लिए जितना विभव चाहिए वही हमारा निरोधी विभव कहलाता है। ठीक है, तो हम सरल शब्दों में ये लिख सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर पढ़ा रहे हैं तो आई गेस आपने वो पढ़ा होगा कि विभव जो है वो होता है इकाई आवेश पर किया गया कार्य। विभव होता है W/Q। तो यहाँ से अगर मैं कार्य की वैल्यू निकालूं तो किया गया कार्य W आता है विभव इंटू आवेश के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कार्य कर रहे हैं, किया गया कार्य वो आ जाएगा निरोधी विभव कितना, V0। और किस पे कार्य किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स पर कार्य किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है उसे अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा E। तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए V0 इंटू E के बराबर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा है कि ये कार्य किसके लिए किया जाता है, ये कार्य किया जाता है सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के विरुद्ध। मतलब ये किया गया कार्य जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहां तक नहीं पहुंचेगा और धारा का मान जीरो होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं W की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, V0 इंटू E, और गतिज ऊर्जा जो आएगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या आ जाएगी, 1/2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इंटू इलेक्ट्रॉन का वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधे सीधे बता सकते हैं कि EV0 इज इक्वल टू होता है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर। यानी कि जो किया गया कार्य है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। उस स्थिति में सबसे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी संग्राही प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा और प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं और हम इसमें एक कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन किस प्रकार से समझते हैं। ठीक है, इस निरोधी विभव की एक और डेफिनेशन भी अपन देखेंगे और साथ दहली आवृत्ति की भी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए, कंडीशन किस प्रकार से कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति समान एवं तीव्रताएं अलग अलग हो, देखिए हम ये मानते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रकाश इस प्रकाश संवेदी प्लेट पर आपतित हो रहा है उस प्रकाश कि हम तीव्रता जो है वो तो अलग अलग लेते हैं और उनकी आवृत्ति समान लेते हैं। तो उस स्थिति में जब अपन प्रकाश धारा और विभव के बीच ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किस तरह से प्राप्त होता है,
मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के प्रकाश हैं जिनकी तीव्रता है I1, I2 और I3। ठीक है, समझ लीजिए 3 प्रकार के मैं प्रकाश ले रहा हूँ। पहले की तीव्रता I1 है, दूसरे की I2, तीसरे की I3, जिसमें I3 तीव्रता सबसे ज्यादा, I2 कम और I1 सबसे कम है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि तीव्रता का मतलब क्या होता है? तीव्रता का मतलब होता है इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित विकिरणों की संख्या। तो इसका मतलब है अगर तीव्रता I3 सबसे ज्यादा है मतलब इसमें विकिरणों की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, और अगर विकिरणों की मात्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी तो यहाँ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो होगी सबसे ज्यादा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? I1 में, और I2 में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिडल होंगे। तो तीव्रता अगर अलग अलग होगी मतलब सभी में विकिरणों की संख्या अलग अलग है, मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सब में अलग अलग है, और सभी की आवृत्ति समान है। ठीक है, आवृत्ति जो है उसे अपन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सबकी आवृत्ति समान से मेरा मतलब है कि यहाँ उत्सर्जित होने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स में सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो सभी में समान होगी। समझे मेरी बात? क्या बताया मैंने? तीव्रताएं अलग अलग होने का मतलब है कि सभी प्रकार के जो 3 प्रकाश मैंने लिए हैं I1, I2 और I3, इनकी तीव्रता अलग अलग है, मतलब इनमें आपतित विकिरणों की संख्या अलग अलग है, जिससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या अलग अलग है? संख्या। लेकिन अगर इनकी आवृत्ति समान है मतलब इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? समान होगी। जो सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो समान होगी। तो इस स्थिति में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ मेरे पास किस प्रकार से प्राप्त होगा? देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। पहले अपन ग्राफ को पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसको अपन आराम से एक्सप्लेन करते हैं कि ये ग्राफ बेसिकली क्या कहता है। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में था? ये ग्राफ था प्रकाश धारा IP और संग्राही विभव के बीच में। संग्राही विभव, ये संग्राही विभव है पॉजिटिव, जब अपन प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ वाला है नेगेटिव, जब अपन प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। क्लियर? तो जब अपन ग्राफ बनाते तो हमारे पास ग्राफ किस प्रकार से आया था? हमारे पास ग्राफ आया था कि जैसे जैसे अपन विभव का मान बढ़ाता है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब विभव बढ़ना बंद हो जाता है, सॉरी धारा बढ़नी बंद हो जाती है, धारा संतृप्त हो जाती है। तो जैसे जैसे विभव बढ़ेगा धारा भी बढ़ेगी, और एक स्थिति के बाद धारा बढ़नी बंद हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। मान लेते हैं ये ग्राफ मैंने पहले प्रकार के प्रकाश के लिए बनाया है जिसमें तीव्रता I1 है। ठीक है, I1 तीव्रता सबसे कम है, मतलब उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सबसे कम है। अब अगर मैं I2 के लिए यही ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ मेरे पास इस प्रकार से प्राप्त होगा। देखिए ये वाला I2 के लिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि I2 जो है वो I1 से ज्यादा है, मतलब इस प्रकार के प्रकाश की तीव्रता पहले वाले प्रकाश से ज्यादा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा होगी तो धारा भी क्या प्रवाहित होगी? ज्यादा। तो देखिए I2 में जो धारा है वो I1 से ज्यादा है, तो I3 में जो धारा होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा मेरे पास, ये I3 के लिए आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि I3 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए धारा का मान भी सबसे ज्यादा है, और I1 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे कम है, इसलिए धारा का मान इसमें भी सबसे कम है। अब हमने क्या बताया कि इन सभी प्रकार के प्रकाश में आवृत्ति समान है। आवृत्ति समान का मतलब है कि इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा समान है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा समान है तो जब अपन इस संग्राही प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे इधर वाले पोर्शन में, तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा समान होने पर इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो विभव लगाया जाएगा वो भी समान होगा, मतलब सभी के लिए निरोधी विभव का मान क्या आना चाहिए? समान। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर इसके लिए निरोधी विभव का मान मेरे पास V0 आता है तो इसके लिए भी मेरे पास निरोधी विभव का मान V0 आएगा, और इसके लिए भी निरोधी विभव का मान क्या आएगा? V0 आएगा। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। वापस समझ लेते हैं। 3 प्रकार के हमने प्रकाश लिए, I1, I2, I3। इसकी तीव्रता सबसे कम है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम उत्सर्जित होंगे, तो धारा भी क्या प्रवाहित होगी? सबसे कम। I3 में तीव्रता सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी क्या होंगे? ज्यादा, धारा भी क्या प्रवाहित होगी? ज्यादा। लेकिन इन तीनों ही प्रकार के प्रकाश में आवृत्ति समान है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान है, और अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान है तो उनको रोकने के लिए हमें जो ऊर्जा लगानी पड़ेगी, मतलब हमें जो विभव लगाना पड़ेगा वो भी समान लगेगा, भले इनकी संख्या अलग अलग हो। इसका मतलब इन सभी के लिए निरोधी विभव का एक ही मान आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देखिए इनकी तीव्रता अलग अलग होने के बावजूद भी निरोधी विभव का मान एक ही आता है, मतलब निरोधी विभव जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, वो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल जाता है
कि जो निरोधी विभव है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस ग्राफ से, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला इंपॉर्टेंट मैंने जो लिखा है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि निरोधी विभव का जो मान है, निरोधी विभव वो किस पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है आवृत्ति पर, क्योंकि सभी की आवृत्ति समान थी इसलिए यहाँ पे एक ही निरोधी विभव आया। तीव्रता ये तीनों की अलग अलग थी लेकिन फिर भी निरोधी विभव एक ही आया, मतलब ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से अपन को पता चलता है कि निरोधी विभव का मान केवल और केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी तीव्रता अलग अलग होने पर भी आवृत्ति का मान अगर समान है तो निरोधी विभव का एक ही मान आएगा, क्योंकि निरोधी विभव होता क्या है, निरोधी विभव होता है ऐसा विभव जो सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए आवश्यक है। सभी की आवृत्ति समान होगी तो सभी में इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा है वो भी समान होगी, तो उनके लिए निरोधी विभव का मान भी एक जैसा प्राप्त होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सिचुएशन की। ये हमने क्या बात करी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति समान हो और तीव्रताएं अलग अलग हो। इसकी उल्टी कंडीशन लेके देखते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति की जगह हम तीव्रता समान कर ले और तीव्रता अलग अलग होने की जगह हम आवृत्ति अलग अलग कर ले तो ग्राफ किस तरह से प्राप्त होगा। तो इसको मैं रफ किए देता हूँ, ठीक है। इससे जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है उसको मैं रहने देता हूँ वहां पे और इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में ये देखते हैं कि आपतित प्रकाश जो मैंने लिया है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रताएं समान हो, तीव्रता समान हो और उनकी आवृत्तियां अलग अलग हो, समझिए इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और इन पे ग्राफ ही पूछे जाते हैं एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो इन ग्राफ को ज्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब हम क्या बात करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास प्रकाश जो है, तीन प्रकार के हम प्रकाश लेते हैं जिनकी आवृत्तियां अलग अलग है। तो मैं तीन प्रकार के प्रकाश इस प्रकार से ले लेता हूं। मान लेते हैं कि पहले प्रकाश की आवृत्ति है ν1, दूसरे की है ν2 और तीसरे की है ν3, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति ν3 है और सबसे कम है ν1, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तीनों की आवृत्तियां मेरे पास अलग अलग है, सबसे ज्यादा आवृत्ति ν3 है। इसका मतलब क्या, मैंने अभी बताया, आवृत्ति का मतलब ऊर्जा से है, मतलब इस वाले प्रकाश में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो सबसे ज्यादा होगी, इस वाले में ऊर्जा जो है वो सबसे कम होगी और बीच वाले में मिड होगी, ठीक है। और तीनों की तीव्रताएं समान है। अब देखिए तीव्रता का मतलब होता है इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित विकिरणों की संख्या। तो तीनों ही प्रकार के प्रकाश जो हमने लिए उनकी तीव्रता समान का मतलब है कि तीनों में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी। यहाँ पर अगर 50,000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे प्रति सेकंड तो यहाँ पर भी 50,000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, यहाँ पर भी 50,000 इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होंगे, तीव्रताएं समान है इसलिए। लेकिन आवृत्ति अलग अलग है, मतलब यहाँ जो 50,000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा है, यहाँ जो 50,000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा थोड़ी कम है, और यहाँ जो 50,000 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम है। तो समझ गए होंगे, तीव्रता का मतलब संख्या है और आवृत्ति का मतलब ऊर्जा। तीव्रता समान मतलब सभी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है लेकिन सभी में इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा अलग अलग है। उस स्थिति में अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो अपन ग्राफ को बना लेते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो ये ग्राफ भी अपन वापस किसके बीच में बना रहे हैं, ये है प्रकाश धारा IP और संग्राही विभव के बीच में, ठीक है, संग्राही विभव। ये पॉजिटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ है जब संग्राही विभव को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो देखिए हमने देखा कि अगर आवृत्ति का मान अलग अलग है यानी ऊर्जा अलग अलग है तो ऊर्जा अलग अलग होने पर सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी वो भी क्या आएगी, अलग अलग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, इस वाले प्रकाश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें विभव भी क्या लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा। यहाँ पर ऊर्जा का मान सबसे कम है तो इस वाले प्रकाश में इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें विभव क्या लगाना पड़ेगा, सबसे कम। तो ν1 वाली आवृत्ति के लिए हमारे पास जो निरोधी विभव आएगा वो सबसे कम आएगा, मतलब हमारे पास निरोधी विभव जो है वो तीन प्रकार से आएगा। एक तो आएगा मेरे पास -V01, एक आएगा
माइनस V02 और एक आएगा माइनस V03। सबसे ज्यादा निरोधी विभव किसके लिए चाहिए होगा? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा सबसे ज्यादा है। कौन सा है? nu3। तो यहाँ निरोधी विभव का मान सबसे ज्यादा आएगा। फिर इसमें ऊर्जा सबसे कम है, मतलब इनको रोकने के लिए निरोधी विभव सबसे कम चाहिए, मतलब nu01। ठीक है। अब सभी में तीव्रता समान है, मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है, और अगर समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे तो प्रवाहित भी समान मात्रा में होंगे, मतलब धारा जो है वो सब में एक समान रूप से प्रवाहित होगी। तो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा देख लीजिए। ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा गाइस। जहां पे ये मेरे पास संतृप्त धारा आ जाएगी। समझिए इस ग्राफ को। हम क्या देखते हैं, ये वाला किसके लिए है? ये है nu1 के लिए, ये है nu2 के लिए, और ये है nu3 के लिए। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, आवृत्ति nu3 का मान सबसे ज्यादा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए विभव भी सबसे ज्यादा चाहिए होगा। तो देखिए nu3 जो आवृत्ति है मेरे पास, उसके लिए निरोधी विभव का मान सबसे ज्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक निरोधी विभव इसमें सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए। आवृत्ति nu1 का मान सबसे कम है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी तो उनको रोकने के लिए विभव भी क्या लगाना पड़ेगा? कम। तो ये जो आवृत्ति nu1 दिख रही है, इसके लिए निरोधी विभव का मान यहाँ से लेके यहाँ तक है जो सबसे कम है। अब सभी में तीव्रता समान है, मतलब सभी में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होगी, तो सभी में धारा एक समान रूप से ही प्रवाहित होगी। देखिए सभी में धारा जो है वो एक समान रूप से प्रवाहित होगी। क्लियर? तो ये वाला ग्राफ किसके लिए आता है? जब हमारे पास तीव्रता समान हो और आवृत्ति अलग अलग हो। यहाँ से हमको वही बात पता चलती है कि देखिए आवृत्ति जब अलग अलग थी मेरे पास nu1, nu2, nu3, तो निरोधी विभव का मान भी मेरे पास क्या आया? अलग अलग आया। मतलब अगेन निरोधी विभव का जो मान है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं और एक नए प्रकार के ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि निरोधी विभव का जो मान है वो आवृत्ति के समानुपाती है। आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी तो उनको रोकने के लिए हमें जो निरोधी विभव लगाना पड़ेगा वो भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब निरोधी विभव आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो इसको रफ करके एक नया ग्राफ और अपन समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम ग्राफ देखते हैं किसके बीच में। जो तीसरा ग्राफ हम पढ़ रहे हैं वो है आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच ग्राफ। आवृत्ति एवं निरोधी विभव के बीच ग्राफ। निरोधी विभव के बीच ग्राफ। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि निरोधी विभव आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ एक सरल रेखा आनी चाहिए, आपको भी पता है। यहां पे मैं लिख लेता हूं आवृत्ति, ठीक है, और यहां पे है निरोधी विभव। तो इनके बीच में अगर ग्राफ बनाओ, ऑब्वियस सी बात है सरल रेखा आएगा। तो मैं एक सरल रेखा बना देता हूं। ये मैंने बना दी सरल रेखा, ठीक है। अब इस ग्राफ से आपके दिमाग में कुछ डाउट आ रहा होगा, है ना? आ रहा होगा, कई जनों के तो नहीं आ रहा होगा, तो जबरदस्ती लाओ डाउट। क्या कि सर अगर निरोधी विभव आवृत्ति के समानुपाती है, सरल रेखा तो आ गई, लेकिन सर ये ग्राफ 0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? इसको इतना आगे से स्टार्ट क्यों किया? है ना, सोचा इसके बारे में कि ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ? तो इतनी ज्यादा जगह मैंने छोड़ के फिर ग्राफ को स्टार्ट क्यों किया, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। समझिए क्या? यहाँ पर देखिए हमने क्या बात करी थी कि जब भी प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश आपतित होते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अगर उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम है प्रकाश की आवृत्ति तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। और उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक की जो आवृत्ति है गाइस, उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं, जिसे न्यू नॉट लिखते हैं। देखिए ये v है और न्यू है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। मैं न्यू को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाता हूँ, न्यू नॉट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आवृत्ति है ये वाली, इसे अपन दहली आवृत्ति कहते हैं गाइस। कौन सी आवृत्ति कहते हैं? दहली आवृत्ति। तो आप समझिए, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ग्राफ 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ?
ग्राफ जीरो से स्टार्ट होने का मतलब है कि किसी भी आवृत्ति के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो समझिए, जब आवृत्ति का मान यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे है ना, बीच में, यानी कि इस दहली आवृत्ति से कम, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति यहाँ कहीं पे है दहली आवृत्ति से कम, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे तो उनको रोकने के लिए निरोधी विभव कितना लगाना पड़ेगा, 0। इसलिए इस पॉइंट पे निरोधी विभव कितना है, 0। मान लेते हैं हमने आवृत्ति का मान थोड़ा बढ़ाया और यहाँ पे ला दिया। अब आवृत्ति का मान बढ़ा दिया लेकिन फिर भी ये इस दहली आवृत्ति से क्या है, कम। उस स्थिति में भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इसलिए वापस निरोधी विभव का मान कितना, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तब कहीं जाके हमें उनको रोकने के लिए विभव लगाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे अपन आवृत्ति का मान बढ़ाते जाते हैं और यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं, जब हमारे पास आपतित आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति की क्या आता है, बराबर, तो जब दहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति आपतित होती है उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो हमें उनको रोकने के लिए विभव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विभव का मान अभी भी 0 है। अब जैसे हम आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति से ज्यादा बढ़ाते हैं तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उनमें ऊर्जा भी होगी, तो उनमें ऊर्जा होने के कारण उनको रोकने के लिए हमें विभव भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। तो यहाँ से जैसे हम आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनको रोकने के लिए विभव का मान भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये वाली जो आवृत्ति यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। और इस पूरे रीजन में अगर हम प्रकाश आपतित करें तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, इसलिए उसके लिए निरोधी विभव का मान क्या आता है, 0। तो इससे हम दहली आवृत्ति की एक नई डेफिनेशन देख सकते हैं कि दहली आवृत्ति बेसिकली क्या होती है। दहली आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति होती है जहां तक हमारे पास निरोधी विभव का मान 0 होता है, और उससे अधिक आवृत्ति जब प्रकाश आपतित होगा तब हमें उनको रोकने के लिए निरोधी विभव लगाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि दहली आवृत्ति की एक और डेफिनेशन बताऊंगा। तो दहली आवृत्ति की मैं यहाँ से क्या डेफिनेशन लिख सकता हूँ, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए निरोधी विभव का मान 0 होता है। उसे धातु की दहली आवृत्ति कहते हैं। ऑब्वियस है, क्योंकि यहां तक दहली आवृत्ति तक कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा ही नहीं तो उसको रोकने के लिए विभव भी क्या लगाना पड़ेगा, 0। यानी दहली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति है जहां तक निरोधी विभव का मान 0 होता है। इस निरोधी विभव का मान जिस आवृत्ति के लिए 0 होता है उसी आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि दहली आवृत्ति का मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो ये किसी अगर एक धातु के लिए है, मान लेते हैं ये किसी धातु A के लिए ग्राफ है, तो धातु B के लिए ग्राफ किस प्रकार से आएगा, धातु B के लिए ग्राफ इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। या तो धातु B के लिए दहली आवृत्ति का मान पहले वाली दहली आवृत्ति से ज्यादा होगा या कम होगा। तो अलग अलग धातुओं के लिए दहली आवृत्ति और अगर निरोधी विभव के बीच ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है गाइस। तो इस ग्राफ से भी अपन को ये पता चलता है कि निरोधी विभव आवृत्ति के समानुपाती होता है। बस यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करने के पीछे का रीजन था दहली आवृत्ति। तो आई गेस आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, हमने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं। मैं उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार समराइज कर देता हूँ, तो आराम से सुनिए। हमने ये पढ़ा कि धातु की सतह पर जब भी प्रकाश आपतित होता है उचित आवृत्ति का, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब हर प्रकार के प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। और कम से कम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है उसे कार्यफलन कहते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा निरोधी विभव के बारे में, कि वह ऋणात्मक विभव संग्राही प्लेट पर जहां प्रकाश धारा का मान 0 हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या थी कि निरोधी विभव जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। उसके साथ ही जो चौथा अपन ने पॉइंट पढ़ा वो ये है कि दहली आवृत्ति बेसिकली वो आवृत्ति होती है जहां पे निरोधी विभव का मान 0 होता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं।
इन कंक्लूजन को हम हमारे आगे वाले वीडियो लेक्चर में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, तरंग सिद्धांत प्रकाश का, वो इसको समझाने में किस तरह से असमर्थ हुआ और प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए एक नई थ्योरी विकसित की गई और उस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था और जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था गाइस। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो रिलेटिविटी के लिए ज़्यादा फेमस है, बट रिलेटिविटी की जगह उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसी थ्योरी को हम भी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।